गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम तैयारी करा रहे हैं आपको सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस की, और आज की वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे हमारा प्रीवियस चैप्टर, दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। हमारी कोशिश है हम 12th के स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करवा दें उनके प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली और सीयूटी एग्जाम के लिए। समय समय पर हर वीडियो में हम आपको याद दिलाते हैं कि 12th के बाद की रणनीति आपको 12th के साथ बनानी है। अगर आपको 12th के बाद अपनी मनपसंद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है विथ योर फेवरेट कोर्स, हमारी टैगलाइन, तो आपको क्लियर करना पड़ेगा एक एग्जाम जिसका नाम है CUT 2024। अभी कुछ बच्चों के हाफ ईयरलीज चल रहे हैं, कुछ के प्री बोर्ड्स चल रहे हैं और बोर्ड्स भी आने ही वाले हैं फेब टू मार्च तक। आपकी जो एक्सपेक्टेड डेट आई है वो ये आई है। फिर हमने आपको बता रखा है CUT के फॉर्म फेब में भरना शुरू हो जाएंगे और जो एक्सपेक्टेड डेट है एग्जाम की वो है मई 2024, 15 to 30 मई 2024। बच्चों, CUT एक अपॉर्चुनिटी है आपके पास कि जिसको फाइट करके आप इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन ले सकते हैं, इस रेस्पेक्टिव कि आपके 12th में कितने परसेंटेज मार्क्स थे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि आपको 12th में परसेंटेज स्कोर नहीं करनी चाहिए, परसेंटेज की कोई वैल्यू नहीं है। देखिए, अच्छे मार्क्स की हमेशा वैल्यू रहती है, अच्छी परसेंटेज हमेशा वैल्यूएबल रहती है। आप में खुद में कॉन्फिडेंस आता है, आपको सब्जेक्ट का कंसेप्ट क्लियर होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी में एग्जाम देके यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो आपको इस एग्जाम को फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। और हमारा चैनल यही एफर्ट करता है कि हम हमारे स्टूडेंट्स को उस CUT एग्जाम के लिए प्रिपेयर कराएं। मेरा सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और आपकी पॉलिटिकल साइंस की जो बुक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, वो हमने स्टार्ट कर रखी है और ऑलमोस्ट वो बुक कंप्लीट होने वाली है। पिछली क्लासेस में हमने जो चैप्टर्स कंप्लीट किए हैं, दैट इज हमने कोल्ड वॉर कंप्लीट किया है, USA हेजेमनी कंप्लीट किया है, डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR किया है, हमने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन साउथ एशिया करा है जिसमें हमने सार्क, आसियान, EU इन सब ग्रुप्स को पढ़ा है हमने, ठीक है। नॉन अलाइन मूवमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये हमने कंप्लीट किया। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी और हर वीडियो आपको आपका एक चैप्टर तैयार करवाती है बहुत ब्रीफ में। आप समझिए और समझ के कंसेप्ट को क्लियर करिए। आज की क्लास में हम हमारा कंटिन्यू करने जा रहे हैं जो हमारी पिछली क्लास का हमने एक चैप्टर शुरू किया है, दैट इज सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, उसका पार्ट 2, और आज ही आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखिए बच्चों, अगर हम बात करें तो चैप्टर का नाम मैंने आपको बता दिया, चैप्टर का नाम है सिक्योरिटी इन दी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। यानी कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब क्या है, वर्ल्ड आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ठीक है। आपकी जो ये पूरी बुक है, देखिए बच्चों, अगर आप अपने दोनों बुक्स को देखेंगे तो एक जो बुक है उसका नाम है आपका पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, यानी 1947 के बाद इंडिया की पॉलिटिक्स, इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम किस तरह से गवर्न हुआ, किस तरह से रन हुआ, वो उस वाली बुक में समझाया गया ना। जल्दी ही उसके भी चैप्टर्स की हम वीडियो लेके आने वाले हैं। अभी हम जिस बुक की बात कर रहे हैं वो आपकी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, यानी इंडिया को रिलेट करते हुए हमें वर्ल्ड सिनेरियो को पढ़ना है आफ्टर दी सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था 1939 से लेकर 1945 तक सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, जो दो ग्रुप्स के बीच में था, एक था अलाइड पावर्स और दूसरे थे एक्सेस पावर। बहुत ब्रीफ में मैं रिवाइज करवा रही हूँ आपको। अगर हम इस रिजल्ट की बात करें सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रिजल्ट किसके फेवर में आया था, अलाइड पावर्स के फेवर में आया था। यानी USA, USSR, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना आर द विनिंग कंट्री इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो जो सुपर पावर्स थी उनमें से दो ही सुपर पावर रह गई, दैट इज USA एंड USSR, एंड वर्ल्ड बिकम्स द बाइपोलर। अब ये जो दोनों सुपर पावर्स थी इनके बीच एक स्ट्रगल चला जिसको कहा जाता है एरा ऑफ कोल्ड वॉर, यानी दोनों के बीच वॉर लेकिन कोल्ड, ठंडा। इट मींस वायलेंस का, वेपन्स का यूज नहीं किया गया। अगर हम इस कोल्ड वॉर की पीरियड की बात करें तो कोल्ड वॉर का पीरियड था 1945 टू 1991। इसके बीच में हमने एरेना ऑफ कोल्ड वॉर, इंसिडेंट्स, नॉन अलाइन मूवमेंट, UNO का फ्रेम होना, ये सारी चीजें हमने पढ़ी। अब जो हमारा चैप्टर है वो क्या कह रहा है कि इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में सिक्योरिटी किस तरह से बनी हुई थी, सिक्योरिटी का मतलब क्या निकाला गया और कंट्रीज ने किस किस तरह से अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन किया। फिर आपने पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपकी बुक सिक्योरिटी के टू नोशंस, टू टाइप्स की बात करती है, एक है ट्रेडिशनल और दूसरी है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल हमारा कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिशनल, लेकिन एक रिवीजन जरूरी होता है। तो रिवीजन की यदि हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी से आप क्या मीनिंग लेते हैं। तो आपने अगर हमारा पिछला वीडियो देखा हो तो शायद आप बता सकते हैं सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी इज डिमांड
फ्रीडम फ्रॉम दी थ्रेट्स। यानी अगर हम सिक्योरिटी के मतलब की बात करें तो सिक्योरिटी का मतलब क्या है? सिक्योरिटी का मतलब है कि हमें थ्रेट से फ्रीडम दी जाए, यानी जो हमारे डर है, डर से आजादी किसको कहते हैं? सुरक्षा को कहते हैं। क्लियर? अब क्या फिर हम बात करिए, देखिए बेटा, फिर हमने बात करी थी क्या हर थ्रेट को, या हम हर थ्रेट जो हमारा है वो सिक्योरिटी की डिमांड करेगा? क्या जरूरी है जो मेरे लिए थ्रेट हो वो आपके लिए भी थ्रेट हो? या जिस चीज से आप डरते हैं, जिस चीज के लिए आप सिक्योरिटी की डिमांड करते हैं, उस चीज के लिए दूसरा भी करे? तो हमें सिक्योरिटी के कंसेप्ट को ब्रॉड लेवल पर देखना है। तो जब ब्रॉड लेवल पर सिक्योरिटी के कंसेप्ट को देखा गया तो ये कहा गया ओके इट इज द करेक्ट, सिक्योरिटी इज फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट। अगर आपसे एक लाइन में पूछा जाए तो आप क्या कह सकते हैं? सिक्योरिटी का मतलब क्या है? डर से आजादी। लेकिन किस तरह के डर से? हर किसी के लिए थ्रेट अलग अलग होता है। किसी को ऊंचाई पर चढ़ने का थ्रेट है, किसी को स्विमिंग करने का थ्रेट है। तो क्या हुआ? हर व्यक्ति के लिए थ्रेट अलग अलग है। ऐसे अगर हर व्यक्ति के थ्रेट के अकॉर्डिंग सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाने लग जाए तो सिक्योरिटी का कंसेप्ट बहुत ही टिपिकल हो जाएगा। तो फिर ये देखा गया कि किस तरह के थ्रेट्स को हम ये माने कि ये थ्रेट सिक्योरिटी की डिमांड कर रहे हैं। तो फिर याद करिए, मैंने आपको बताया था, एक ध्यान रखना है आपको कि उन्हीं तरह के थ्रेट से हमें सिक्योरिटी चाहिए जो कोर वैल्यूज को हार्म करे, यानी बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं, उनके बिना लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती। उनको यदि कोई थ्रेट हार्म कर रहा है तो डेफिनेटली वो सिक्योरिटी उसको प्रोवाइड करनी चाहिए। और दूसरी चीज कि और हार्म भी हो रहा है तो वो इतना हार्म हो गया कि वो बियॉन्ड द रिपेयर हो गया, यानी उसको रिपेयर करना अब बहुत मुश्किल है। और इसी को क्या कहा जाता है? सिक्योरिटी। आई बच्चों बात समझ में? डेफिनेशन क्या हो गई? सिक्योरिटी मीन्स फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स एंड दोज टाइप ऑफ थ्रेट्स who harms the core values and beyond the repair. Clear? It is the meaning of security. ये तो हमने क्या बता दिया आपको? सिक्योरिटी का मीनिंग बताया। उसके बाद देखिए हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? टू नोशंस ऑफ सिक्योरिटी। हमने सिक्योरिटी के टू टाइप्स पढ़े थे। एक मैंने आपको बताया था ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, और दूसरा आज की क्लास में जो हम पढ़ेंगे दैट इज नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्लियर? ट्रेडिशनल सिक्योरिटी के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा बेटा? हमने पढ़ा कि ये जो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है ये दो तरह की है, एक है एक्सटर्नल और दूसरी है इंटरनल। सिक्योरिटी के दो टाइप हैं, ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल। क्लियर? और जो ट्रेडिशनल है उसके फिर दो टाइप हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। क्लियर? दीज आर द टाइप्स। अब आप ध्यान रखना, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है राइट द टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी, देन आंसर विल बी ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। और ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, देन एक्सटर्नल एंड इंटरनल। क्लियर? अब देखिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी में हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल जैसे नाम से ही पता है, चल रहा है आपको, कि किसी भी कंट्री को थ्रेट उसके अंदर वाले एरिया से नहीं है, बाहर जो है उसकी बाउंड्री के जो बाहर है उनसे उसको कोई थ्रेट है तो, और उन थ्रेट से जब सिक्योरिटी की डिमांड की जा रही है तो वो सिक्योरिटी क्या कहलाएगी? एक्सटर्नल सिक्योरिटी अंडर द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। आई बच्चों बात समझ में? यानी जब हम एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो जो थ्रेट है वो कहां से है? आउटसाइड द बॉर्डर। ठीक है? जो कंट्री की बॉर्डर है उससे आउटसाइड से जो थ्रेट आ रहा है उसको एक्सटर्नल थ्रेट माना जाएगा। जैसे यदि हम बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो आपको पता है इंडिया और पाकिस्तान में अब तक 4 डिक्लेयर्ड वॉर हुए हैं। 1948 में हुआ कश्मीर को लेकर, ठीक है, जो पीओके की हम बात करते हैं। उसके बाद देखिए आप 1965 में हुआ कच्छ के रण को लेकर। 1971 में बांग्लादेश को हमने इंडिपेंडेंट करवाया, हमने मतलब हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे प्यारे भारत ने। उसके बाद 1999 में कारगिल वॉर हुआ, कन्फ्रंटेशन ऑफ कारगिल। ये है, तो ये जब थ्रेट्स आए तो कंट्री ने जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई, हमने वॉर करा, हमारी बॉर्डर सिक्योर करी, हमने आर्मी को भेजा, जो भी किया, वो सारा जो नोशन हमने ट्रेडिशनल सिक्योरिटी का यूज किया वो किस में आएगा? एक्सटर्नल में आएगा। और फिर आप याद करिए पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है इट इज इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री, यानी आपकी कंट्री पर अटैक हुआ, हाँ हेल्प कोई कर रहा है, बाद में कोई सपोर्ट कर रहा है, वो चीज अलग है। लेकिन यदि आपकी कंट्री पर अटैक हो रहा है, बाहर से कोई अटैक हो रहा है, तो फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप अपनी कंट्री को सिक्योर करें।
है ना, याद आ रही होगी आपको, एक लाइन हमने पढ़ा था, एक्सटर्नल सिक्योरिटी जो है इट इज द सिंगल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दैट कंट्री, यानी ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कंट्री की है। और जो इससे, अब आप सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं तो कोर वैल्यूज की बात आएगी, बियॉन्ड द रिपेयरमेंट की बात आएगी। तो जब कोई कंट्री अटैक कर रही है तो उसके लिए उसकी कोर वैल्यू, उस वक्त उसके लिए कोर वैल्यू क्या है? सबसे ज्यादा कोर वैल्यू है उसकी सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस। उस कंट्री ने अटैक किया और हम वॉर हार गए तो क्या होगा? हमारे पास जो सुप्रीम पावर है, जो हमारी सोवरेनिटी है, वो खत्म। जैसे ब्रिटेन भारत में आए थे और उन्होंने भारत को अपनी कॉलोनी बना लिया, तो क्या उस वक्त हमारे पास इंडिपेंडेंस थी? नहीं थी। क्या हम सुप्रीम पावर थे? नहीं थे। क्लियर? तो उस तरह का हुआ तो हमारी सोवरेनिटी खत्म, हमारी इंडिपेंडेंस खत्म। तो उन कोर वैल्यूज को लेकर कोई भी कंट्री अपनी सोवरेनिटी, अपनी इंटीग्रिटी, अपनी इंडिपेंडेंसी, इसको लेकर कहीं भी किसी भी लेवल पर एग्रीमेंट नहीं करेगी। आ रही बात समझ में? तो ये था एक नोशन हमने पढ़ा था किसका? एक्सटर्नल सिक्योरिटी का। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मींस, पहली बात तो आपको क्या ध्यान रखना है, एक्सटर्नल सिक्योरिटी ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी का एक टाइप है। इट मींस अ कंट्री हैव थ्रेट्स फ्रॉम आउटसाइड द बाउंड्रीज। उस कंट्री को जो डर है अपने अंदर की बाउंड्री से, अपने अंदर के पीपल से, अंदर के इंसिडेंट से नहीं है, उसको जो डर है वो अपनी कंट्री के बाहर होने वाले एक्शन से है। कोर वैल्यूज कौन सी हार्म होती हैं? सोवरेनिटी, इंडिपेंडेंस, इंटीग्रिटी, ये हार्म हो सकती है। और रेस्पॉन्सिबिलिटी उस कंट्री की है जिस पर अटैक हो रहा है। फिर याद करिए, मैंने आपको इस एक्सटर्नल नोशन में ये बताया था कि जिस कंट्री पे, ए कंट्री पे या ए कंट्री ने बी कंट्री पे अटैक किया, तो याद करिए मैंने आपको बताया था कि बी कंट्री के पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है सरेंडर, दूसरा होता है डिटरनेंस और तीसरा होता है डिफेंड। फिर हमने बात की थी कि सरेंडर इज नॉट अ पॉलिसी। क्यों नहीं है पॉलिसी? क्योंकि सरेंडर में आप कोई भी एक्शन नहीं ले रहे, आप तो आराम से बैठ गए, सरेंडर कर दिया आपने, हमें तो करना ही नहीं, तो क्या हुआ? आपने कोई काम किया? आपने कोई पॉलिसी ऑप्ट की? आपने कोई एक्शन किया? नहीं। तो सरेंडर इज नॉट कंसिडर्ड ए पॉलिसी। फिर देखिए बेटा, 2 वर्ड आपने पढ़े थे, डिटरेंस और डिफेंड, याद रखना आपको। डिटरेंस मींस आप प्रिवेंट कर रहे हैं वॉर को, यानी कुछ ऐसा करें कि वॉर हो ही ना। और जब ऐसी पॉलिसी ऑप्ट की जाती है तो वो किस में आती है? डिटरेंस में आती है। क्लियर? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो एज अ डिटरेंस काम कर रहे हैं। मेरे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, एक कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, बी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, तो जिन कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स है वो आसानी से एक दूसरे पर न्यूक्लियर अटैक नहीं करेंगे। उन्हें पता है मैंने चलाया तो वो भी मारेगा सामने वाला। तो वो फिर क्या होगा कि न्यूक्लियर वेपन्स प्रिवेंट कर रहे हैं वॉर को, इसलिए वो किसकी तरह काम कर रहे हैं? डिटरेंस की तरह काम कर रहे हैं। डिफेंड का मतलब क्या होता है? ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ वॉर जो आप पॉलिसी यूज कर रहे हैं उसको आप क्या कहते हैं? डिफेंड कहते हैं। वॉर हो गया, अब आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, डिफेंड के लिए आप आर्मी भेज रहे हैं, जो हथियार हैं वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, अपनी पॉलिसीज फ्रेम कर रहे हैं, ये सब किस में आएगा? डिफेंड में आएगा। आपने 4 और देखे थे इसमें, याद हो आपको? डिटरेंस, डिफेंड, बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग। ये हमने किसकी बात करी? एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। क्लियर? डिटरेंस बता दिया आपको, डिफेंड बता दिया, बैलेंस ऑफ पावर मतलब कि वर्ल्ड में ऐसा बैलेंस बने कि कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा पावरफुल और कोई भी कंट्री बहुत ज्यादा वीकर ना हो। एक बैलेंस ऑफ पावर बना रहे ताकि वर्ल्ड पीसफुल चलता रहे। अलायंस बिल्डिंग मैंने आपको एग्जांपल दिए थे, बताए भी थे। कोल्ड वॉर के पीरियड में जो मिलिट्री अलायंसेस हो रहे थे, जो नियो कॉलोनिज्म आ रहा था, जो फाइनेंशियल हेल्प देके अपने ग्रुप को बढ़ाया जा रहा था, वो सब किसके एग्जाम्पल थे? अलायंस बिल्डिंग, अलायंस की। ओके, तो ये हमने किसकी बात करी? एक्सटर्नल सिक्योरिटी की। उसके बाद बेटा हमने देखा था इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी में हमने क्या देखा था कि ये आउटसाइड बॉर्डर। देखिए, इंटरनल सिक्योरिटी मतलब किसी कंट्री के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स हो रही हैं कि वो थ्रेट पैदा कर रही हैं, तो वो किस तरह की सिक्योरिटी की डिमांड करेंगे? इंटरनल सिक्योरिटी की डिमांड करेंगे। जैसे सेपरेटिस्ट मूवमेंट, ठीक है, किसी कंट्री के अंदर सेपरेटिस्ट मूवमेंट, जैसे आप याद करिए हमने श्रीलंका पढ़ा था, तो उसमें हमने पढ़ा था कि सिंगली और बौद्धों के बीच, सिंगली और तमिल, बौद्ध नहीं, सिंगली और तमिलों के बीच श्रीलंका में झगड़ा हुआ, वो सेपरेटिस्ट मूवमेंट था। अब उससे हार्म किसको हुआ? इंटरनल जो थ्रेट था उससे कंट्री को हार्म हुआ। तो ऐसी कंट्री में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हो जाते हैं वो किस में आते हैं? इंटरनल थ्रेट्स में आते हैं। और इन इंटरनल थ्रेट्स के लिए जो सिक्योरिटी की जाती है वो इंटरनल सिक्योरिटी कही जाती है। और ये भी जनरली एक खुद की कंट्री का ही रेस्पॉन्सिबल होती है कि वो कंट्री खुद कुछ ऐसी पॉलिसी बनाए कि उसकी कंट्री में जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट है, जो उसकी पीस को, उसके लॉ एंड ऑर्डर को हार्म कर रही हैं, यानी कोर वैल्यू यहाँ पर क्या आ गई? इंटरनल की अगर हम बात करें तो इंटरनल थ्रेट्स के सामने कौन सी कोर वैल्यूज खड़ी हैं? मेंटेन द पीस एंड लॉ एंड ऑर्डर इन द कंट्री,
यानी हमें हमारी कंट्री में शांति बनाए रखनी है और लॉ और ऑर्डर बनाए रखना है ताकि सभी पीपल सब कुछ स्मूथली रन करें। और इस तरह की जब सिक्योरिटी दी जाए ऐसे थ्रेट्स के अगेंस्ट, तो वो क्या कहलाता है? इंटरनल सिक्योरिटी कहलाता है। इंटरनल सिक्योरिटी इज अ वन टाइप ऑफ द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। आई थिंक इट इज क्लियर। तो ये था बेटा हमारा ट्रेडिशनल नोशन। अब देखिए हमें अगला टाइप पढ़ना है, दैट इज नॉन ट्रेडिशनल, यानी सिक्योरिटी का एक और टाइप जो है नॉन ट्रेडिशनल। पहले हमने ट्रेडिशनल कंप्लीट कर लिया और ट्रेडिशनल में हमने ये देख लिया कि उसके फिर दो टाइप है, इंटरनल और एक्सटर्नल। कंट्री के अंदर हो रहा है तो इंटरनल, कंट्री के बाहर से थ्रेट आ रहा है तो एक्सटर्नल। अब देखिए हम बात करते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन की। ठीक है, ये क्या है? नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या है? अब देखिए इसको समझिए बेटा। पहले तो आप देखिए ऊपर नाम देखिए, नॉन ट्रेडिशनल जो सिक्योरिटी का नोशन है इसको हम ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी भी कहते हैं। ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा डिफरेंसेस क्या है। देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी, ये मैंने आपको बताया भी। इट इज बियॉन्ड द मिलिट्री थ्रेट्स, टेरिटरी एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूशन। क्या कह रही है ये लाइन? ये लाइन ये कह रही है कि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का, वो बियॉन्ड है, मतलब उससे बहुत ज्यादा बड़ा है उसका कंसेप्ट, क्योंकि मिलिट्री थ्रेट्स, टेरिटरी और एक पर्टिकुलर गवर्निंग इंस्टीट्यूशन से इसका रिलेशन नहीं है। आसान भाषा में जो नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट है वो ट्रेडिशनल कंसेप्ट से ज्यादा ब्रॉड है। ठीक है, कैसे? अभी आपको समझ में आता है। प्राइमरी गोल इज टू प्रोटेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। अब देखिए यहां पर, अभी मैं आपको डिफरेंसेस भी कराऊंगी, लेकिन यहां देखिए वहां प्राइमरी गोल क्या था? ट्रेडिशनल नोशन में प्राइमरी गोल था टू प्रोटेक्ट द कंट्री। एक देश की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो एक्सटर्नल थ्रेट्स हो चाहे इंटरनल थ्रेट्स हैं, लेकिन यहां पर बेटा हम किसी कंट्री की बात नहीं कर रहे। यहां किसको प्रोटेक्ट किया जा रहा है? हर इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। प्रोटेक्शन ऑफ पीपल्स मोर देन द प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट्स। यानी नॉन ट्रेडिशनल मोशन ये कहता है कि स्टेट को प्रोटेक्ट करना इतना जरूरी नहीं है कि उस स्टेट में रहने वाले या किसी भी स्टेट में रहने वाले इंडिविजुअल को और ह्यूमन बीइंग को प्रोटेक्ट किया जाए। प्रोटेक्टिंग सिटीजन फ्रॉम फॉरेन अटैक्स इज नेसेसरी बट इट इज नॉट अ सफिशिएंट वन। क्या कहता है ये वाला नॉन ट्रेडिशनल मोशन? हाँ, ये ठीक है कि हर कंट्री अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम इंटरनल थ्रेट और फ्रॉम एक्सटर्नल थ्रेट, बट इट इज नॉट सफिशिएंट वन। यानी अगर आपने अपनी कंट्री के पीपल्स को इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट से फ्री कर दिया, जैसे मिलिट्री अटेंट से फ्री कर दिया, आपने सेपरेटिस्ट मूवमेंट से फ्री कर दिया, तो भी उनकी गुड लाइफ के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए ये सफिशिएंट नहीं है। और क्या कह रहा है? नो कंट्री रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स लाइक हंगर, ग्लोबल वार्मिंग, हेल्थ, इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सेट्रा अलोन। सो प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल, सो सॉल्यूशन मस्ट बी ग्लोबल। क्या कहा इस पैराग्राफ ने? इसने कहा कि वर्ल्ड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के अलावा, और वो प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि उनको एक इंडिविजुअल कंट्री सॉल्व नहीं कर सकती। अकेली कहे कि भाई छोड़ो, आप सब छोड़ो, मैं कर लूंगी, नहीं, पॉसिबल नहीं है। जैसे एग्जांपल दिया है ग्लोबल हंगर, भूख बढ़ रही है विश्व में। ग्लोबल वार्मिंग, इंडिया कहते ग्लोबल वार्मिंग है, आप कुछ मत करो, मैं अकेले कर लूंगा, नहीं है पॉसिबल, प्रैक्टिकली नहीं है पॉसिबल। ओके, इंटरनेशनल टेररिज्म, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, में बताती हूँ उसका मतलब क्या भी। अलोन, सो प्रॉब्लम्स आर ग्लोबल, सो सॉल्यूशन मस्ट बी ग्लोबल। अगर प्रॉब्लम ग्लोबल है तो डेफिनेटली सॉल्यूशन भी ग्लोबल ही होंगे। आया नहीं आया बच्चों समझ में? देखिए अब बहुत आसानी से समझिए, आराम से समझिए। ट्रेडिशनल नोशन की यदि हम बात करें तो ट्रेडिशनल नोशन ने अपने आप को एक बाउंड्री से रिलेट करके रखा हुआ है। बाउंड्री के बाहर से थ्रेट आए तो एक्सटर्नल थ्रेट, उनसे बचाना है। बाउंड्री के अंदर से थ्रेट आए तो उनसे बचाना है, इंटरनल सिक्योरिटी। लेकिन जब हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन की बात करते हैं तो ये किसी बाउंड्री से रिलेटेड नहीं है। ट्रेडिशनल नोशन एक इंडिविजुअल की सिक्योरिटी की बात नहीं कर रहा है, एक कंट्री की सिक्योरिटी बात कर रहा है, कंट्री के पीपल्स की सिक्योरिटी की बात कर रहा है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मोशन हर उसको सिक्योरिटी दे रहा है जो एज अ इंडिविजुअल, एज अ ह्यूमन यहां पर इस धरती पर रह रहा है। इसीलिए तो हम इसको ह्यूमन सिक्योरिटी कह रहे हैं। ग्लोबल सिक्योरिटी क्यों कह रहे हैं? नॉन ट्रेडिशनल नोशन का मानना है कि इस वर्ल्ड में इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो हर देश में है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, है ना, जैसे हंगर, पॉवर्टी,
अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग, टेररिज्म, ये सब क्या है? ऐसी कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो वर्ल्ड के हर कंट्री में कहीं ना कहीं उसको इफेक्ट कर रही हैं। तो ये प्रॉब्लम्स इंडिविजुअल, पाकिस्तान ने इंडिया पर अटैक किया, ये इंडिविजुअल प्रॉब्लम थी दोनों की। अब किस कंट्री ने सपोर्ट किया, किसने नहीं किया, ये चीज अलग है, लेकिन कोई ऐसी कॉमन प्रॉब्लम जो उधर भी है और उधर भी है, तो प्रॉब्लम जब ग्लोबल है तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन किसकी डिमांड करता है? सॉल्यूशन भी ग्लोबली निकालना पड़ेगा, यानी हमें मिलकर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा कि उस ग्लोबल प्रॉब्लम को, जैसे आप ये देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग, तो आपने देखा है अर्थ समिट्स, रियो समिट्स, ठीक है, यूएनएफसीसी, ये सब क्या कर रहे हैं? इसी हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जो टाइम टू टाइम समिट्स करती हैं और कुछ ना कुछ एजेंडा डिसाइड करती हैं कि हमारी जो अर्थ है, पूरी जो अर्थ है, वो कैसे नेचुरल एनवायरनमेंट को उसको मेंटेन रखा जाए। तो नॉन ट्रेडिशनल नोशन किसी बाउंड्री से बंधा हुआ नहीं है, किसी कंट्री से रिलेटेड नहीं है, सारे पीपल्स के प्रोटेक्शन की बात करता है, किसी स्टेट की प्रोटेक्शन की बात नहीं करता। मिलिटेंट थ्रेट, गवर्निंग और इन सबसे बियॉन्ड है, काफी आगे जा चुका है। इसकी डिमांड है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स को ग्लोबली सॉल्व किया जाए, सारे विश्व के देशों को, और उस ग्लोबल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की जाए, क्योंकि हर जगह वो प्रॉब्लम्स एक थ्रेट के रूप में हर इंडिविजुअल के सामने खड़ी हैं। ओके बच्चों, आगे देखिए, आगे हम क्लियर कट अगर हम बात करें तो ये जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, जो ये ग्लोबल सिक्योरिटी है और जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है, इसके दो कंसेप्ट है, एक है नैरो कंसेप्ट और दूसरा है ब्रॉड कंसेप्ट। नैरो कंसेप्ट क्या कह रहा है? नैरो कंसेप्ट कह रहा है कि जो ह्यूमन सिक्योरिटी है, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। यानी ये जो नॉन ट्रेडिशनल का नैरो कंसेप्ट है, ये कोटेशन दी गई है कॉफी अन्नान के द्वारा, और आपको याद हो तो कॉफी अन्नान जनरल सेक्रेटरी रहे हैं यूएनओ के, सेक्रेटरीट ऑफ यूएनओ के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे, ठीक है। इन्होंने क्या माना है, ह्यूमन जो सिक्योरिटी है उसका नैरो कंसेप्ट, इट इज द प्रोटेक्शन ऑफ कम्युनिटीज एंड इंडिविजुअल्स फ्रॉम इंटरनल वायलेंस। देखिए यहाँ कंट्री की बात नहीं आ रही है, इंडिविजुअल की बात आ रही है, इसलिए हमने इसको नॉन ट्रेडिशनल में लिया है। क्या कह रहे हैं कि हर कंट्री को इंटरनल, हर इंडिविजुअल को इंटरनल वायलेंस से आपने सिक्योरिटी दे दी तो वो सिक्योर हो गया, ठीक है। इसको क्या कहा गया, ह्यूमन सिक्योरिटी में क्यों कंसिडर कर रहे हैं इसको, क्योंकि यह इंडिविजुअल की बात की गई है। लेकिन अगर हम इसी का ब्रॉड कंसेप्ट देखें तो देखिए क्या कह रहा है ब्रॉड कंसेप्ट, एंड इट इज द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। सिक्योरिटी अगेंस्ट हंगर, डिजीजेस, नेचुरल डिजास्टर एक्सेट्रा, ठीक है, एंड इट इज नोन एज फ्रीडम फॉर वांट्स। यानी ब्रॉड कंसेप्ट ये कह रहा है कि हमें वायलेंस से ही प्रोटेक्ट नहीं करना, वायलेंस के अगेंस्ट सिक्योरिटी नहीं देनी, हमें उसे भूख से भी आजादी देनी है ना। हमें उसे, अगर प्राकृतिक आपदा कोई आ रही है, नेचुरल डिजास्टर आ रहा है, वो भी एक थ्रेट है, उससे भी हमें सिक्योरिटी देनी है। जो डिजीजेस हैं, जो पेंडेमिक्स फैलती हैं, उनसे भी हमें सिक्योरिटी देनी है। ये एक ब्रॉड कंसेप्ट है। नैरो कंसेप्ट बात करता है फ्रीडम फ्रॉम फियर, यानी हमें डर से आजादी, जो हम फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट की बात करते हैं सिक्योरिटी में। लेकिन जो ब्रॉड कंसेप्ट है, फ्रीडम फ्रॉम फियर तो है ही है, वो तो है इंक्लूडेड है सिक्योरिटी में, लेकिन फ्रीडम फॉर वांट्स, यानी जो हमें चाहिए वो उसको प्राप्त करने की भी हमें आजादी हो। और जब फ्रीडम फ्रॉम फियर और फ्रीडम फॉर वांट्स दोनों मिल जाएंगे, तभी वो क्या होगा, एप्रोप्रिएट मीनिंग होता है किसका, सिक्योरिटी का। ट्रेडिशनल नोशन भी सही बात कह रहा है सिक्योरिटी के लिए, नॉन ट्रेडिशनल भी कह रहा है। डिफरेंसेस है उनके एरिया में। देखिए ये मैंने छोटा सा टेबल ली है, ठीक है, जो बता रहा है आपका डिफरेंस बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन। ट्रेडिशनल नोशन इज कंसर्न विद द यूज ऑफ मिलिट्री, वॉर, बैलेंस ऑफ पावर एंड अलायंस बिल्डिंग। याद है आपको, ये हमने 4 मेथड्स पढ़े थे कॉपरेशन के ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में। लेकिन अगर जब हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की बात करें, इट गोज बियॉन्ड मिलिट्री बाय थ्रेटनिंग कंडीशंस नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल। यानी जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो केवल मिलिटेंट थ्रेट्स तक ही लिमिटेड नहीं है, वो हर उस थ्रेट्स को दूर करना चाहता है जो ह्यूमन सर्वाइवल के लिए डेंजर बना हुआ है, या जो ह्यूमन सर्वाइवल की जो है उसको रोक रहा है। आगे डिफरेंस समझ में। दूसरा, द ट्रेडिशनल नोशन इज कंसर्न विद द स्टेट एंड गवर्निंग इंस्टीट्यूट। इट कवर्स ब्रॉड एस्पेक्ट ऑफ सिक्योरिटी, हंगर, डिजीजेस एक्सेट्रा। मतलब ट्रेडिशनल नोशन में यदि सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है तो वो एक गवर्निंग बॉडी का और एक स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन याद है वो नॉन ट्रेडिशनल के नोशन की याद आ गई होगी आपकी। नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या कहता है, प्रॉब्लम ग्लोबल है तो सॉल्यूशन भी क्या होगा,
ग्लोबल होगा। इट इज कन्फाइंड टू स्टेट ओनली थिंकिंग ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। इट इज कवर नॉट ओनली द स्टेट बट ऑल्सो इंडिविजुअल और ह्यूमन काइंड। यानी ये जो सिक्योरिटी है वो किसके अगेंस्ट है? केवल इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट। लेकिन ये वाली जो सिक्योरिटी है ये किसके अगेंस्ट है? ऑल टाइप ऑफ थ्रेट्स अगेंस्ट द ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन सर्वाइवल। इट मेन फोकस इज ऑन फोर्स ओनली अचीव द टारगेट। इट कंप्राइज कॉपरेशन एंड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन और ग्लोबल सिक्योरिटी। इसका मेन फोकस है कि अपने जो टारगेट है, जो आपने एक मेन टारगेट डिसाइड कर दिया, उसको अचीव करना। लेकिन इसका टारगेट क्या है? वर्ल्ड के हर पर्सन को, हर ह्यूमन को, सब लोग मिलकर सिक्योरिटी दे, तो ह्यूमन सिक्योरिटी और ग्लोबल सिक्योरिटी। आसान भाषा में आपको क्या याद रखना है? 2-3 मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि सिक्योरिटी के दो नोशंस हैं, एक है ट्रेडिशनल, एक है नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल के फिर दो टाइप हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ये ट्रेडिशनल की बात। अब हमें डिफरेंस करना है ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल में। देखिए, जो ट्रेडिशनल नोशन है सिक्योरिटी का, उसका एरिया लिमिटेड है, जबकि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है उसका एरिया ब्रॉड है। पहली बात। दूसरी बात, ट्रेडिशनल नोशन लिमिटेड है मिलिटेंट थ्रेट्स तक, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन इन मिलिटेंट थ्रेट से बियॉन्ड जाके बात करता है। ट्रेडिशनल नोशन में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी एक स्टेट और उसकी गवर्निंग बॉडी की है, लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन में ये जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है या की जा रही है वो किसी पर्टिकुलर एक स्टेट और पर्टिकुलर गवर्निंग बॉडी की नहीं है। और देखिए डिफरेंसेस। ट्रेडिशनल नोशन डिमांड करता है सिक्योरिटी ऑफ सिटीजन, ठीक है, यानी हर देश अपने एरिया में रहने वाले व्यक्ति की सिक्योरिटी की बात करेगा, यानी प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन, प्रोटेक्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ दैट स्टेट। लेकिन जो नॉन ट्रेडिशनल मोशन है वो डिमांड करता है प्रोटेक्शन ऑफ ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। इट इज नॉट लिमिट टू द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। यानी नॉन ट्रेडिशनल मोशन ये बात करता है कि सिक्योरिटी हर व्यक्ति को दी जाए, चाहे वो किसी भी देश का नागरिक हो, और इसीलिए इसको हम ह्यूमन सिक्योरिटी कह रहे हैं। ये ह्यूमैनिटी को सिक्योरिटी प्रोवाइड करिए। उसके बाद यदि हम बात करें, जो ट्रेडिशनल नोशन है वो जिन थ्रेट्स की बात करता है उसमें वॉर आ जाता है, सेपरेटिस्ट मूवमेंट आ जाता है, एक्सटर्नल एग्रेशन आ जाता है, ये सब आते हैं। लेकिन अगर हम नॉन ट्रेडिशनल नोशन में देखें तो ये हर उस थ्रेट को कंसिडर कर रहा है जो ह्यूमन लाइफ के सर्वाइवल के लिए, एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस, कहीं ना कहीं ऑब्स्टिकल का बनता है। जैसे पैंडेमिक्स, हेल्थ पैंडेमिक्स, हंगर, पॉवर्टी, ग्लोबल वार्मिंग, इंटरनेशनल टेररिज्म, दीज आर द टाइप्स ऑफ थ्रेट्स जिनके अगेंस्ट नॉन ट्रेडिशनल नोशन क्या कराता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। आ रही है बच्चों बात यहां तक समझ में? तो ये मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझा दिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। क्लियर? अब आगे देखते हैं आगे का क्या है टॉपिक आपका। आगे देखिए क्या है ये। अब हम बात कर रहे हैं न्यू सोर्सेज ऑफ थ्रेट्स। हमने ये तो देख लिया कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी है वो वॉर, सेपरेटिस्ट मूवमेंट, इनसे बियॉन्ड हो गई है, थोड़ी वाइड हो गई है। लेकिन उसके अकॉर्डिंग थ्रेट्स कौन कौन से हैं, किस तरह के थ्रेट्स को नॉन ट्रेडिशनल नोशन अपने अंदर समाता है या अपने अंदर उनके अगेंस्ट सिक्योरिटी देने की बात करता है। तो देखिए बेटा, थ्रेट्स इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, यानी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी किन किन थ्रेट्स से हर इंडिविजुअल को, हर ह्यूमन बीइंग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवा रहा है, उसकी लाइफ को सेव कर रहा है। और ध्यान रखिए, जब भी हम थ्रेट पढ़ेंगे, ये जो हम थ्रेट्स पढ़ रहे हैं ये ग्लोबल थ्रेट्स हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मैं इंडिया में हूं तो मेरे सामने ये थ्रेट्स है, लेकिन जो अमेरिका में उसके सामने थ्रेट नहीं। ये एक ग्लोबल थ्रेट्स हैं और इन ग्लोबल थ्रेट से निपटने के लिए हमें ग्लोबल सिक्योरिटी और ह्यूमन सिक्योरिटी की बात करते हैं, जिसको नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी कहा जाता है। देखिए, पहला थ्रेट अगर हम देखें तो पहला थ्रेट लिया गया है टेररिज्म, ठीक है। और अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल टेररिज्म। सबसे पहले टेररिज्म का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेररिज्म, आपको पता है। आपने टेररिज्म वर्ड सुना भी है और बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे भी हैं, है ना। इंडिया में ताज होटल पर अटैक टेररिज्म का एग्जाम्पल है, 26/11, ठीक है। मुंबई की लोकल ट्रेन्स में बम विस्फोट टेररिज्म का। अरे बात समझ में। उरी स्ट्राइक, उरी मूवी देखी होगी आपने, उसमें जो इंसिडेंट था वो भी क्या था, टेररिस्ट अटैक था। जयपुर में मार्केट्स में बम ब्लास्ट होना, ये भी क्या था,
टेररिस्ट अटैक था। ठीक है, सुन के ही डरते हैं। और जब भी हम टेररिज्म की बात करते हैं, किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक भय, एक डर उत्पन्न होता है, फियर आता है। अरे बात समझ में? और जब वो फियर आ गया, इसका मतलब हमें क्या चाहिए? सिक्योरिटी चाहिए, है ना? कहीं अटैक हुआ, कोई हार्म हुआ, कोई इंसान की डेथ हुई, क्या वो बियॉन्ड द रिपेयर है? नहीं, बिल्कुल भी बियॉन्ड द रिपेयर नहीं है। आज के वर्ल्ड सिनेरियो में देखें हम तो टेररिज्म एक इतनी नेगेटिव एक्टिविटी है जिसको देख के ऐसा लगता है कि मानवता, ह्यूमैनिटी बिल्कुल ही खत्म हो गई है। आई यहां तक बात समझ में? तो टेररिज्म बेसिकली क्या होता है? एक पॉलिटिकल एक्शन है। पॉलिटिकल, अब आप मैम पॉलिटिकल एक्शन कैसे? बिल्कुल, क्योंकि इसका मोटिव क्या होता है? इसका मोटिव सिटीजन्स को मारा जा रहा है, ठीक है, लेकिन इसका मोटिव ये नहीं है कि मुझे पर्टिकुलर उस सिटीजन को मारना है, नहीं। इसका मोटिव क्या है? वहां की गवर्नमेंट के मन में डर पैदा करना, भय उत्पन्न करना, और ये क्या कहलाता है? टेररिज्म कहलाता है ना? आ रही है आपको बात समझ में? आतंकवाद का मतलब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आपसे पूछा गया एग्जाम में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेररिज्म। क्लियर? तो टेररिज्म क्या हो गया? टेररिज्म एक ऐसी एक्टिविटी है जिसका मोटिव होता है वहां की गवर्नमेंट में फियर करना, कि ताकि वो हमारे डिमांड्स को पूरा करें। और क्या किया जाता है? सिविलियंस को टारगेट किया जाता है। ठीक है, तो टेररिज्म क्या हो गया? टेररिज्म इज अ पॉलिटिकल वायलेंस दैट टारगेट सिविलियंस, बॉम्ब्स इन ट्रेन्स एंड सिविल एरिया। टेररिज्म का कैसे यूज किया जाता है कि जगह जगह पे बॉम्ब रख दिए गए, टाइम सेट कर दिया गया, और एक पर्टिकुलर टाइम पे वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट हो जाते हैं। ये टेररिज्म का था। लेकिन अब इंटरनेशनल टेररिज्म क्या है? हम कैसी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं? हम ग्लोबल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं। देखिए, जब हमने यूएनओ पढ़ा था और जब हमने इंडिया की फॉरेन पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि 2001, याद आ रहा होगा आपका शायद, हमारा ये यूएसए हेजेमनी वाले चैप्टर में हमने इन चीजों को डिस्कस किया था। प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिलेगी। उसमें मैंने आपको बताया था कि इंडिया पे जब टेररिस्ट अटैक होते थे और इंडिया इसकी कंप्लेंट यूएसए से, है ना, अंकल सैम और उनसे कंप्लेंट करा जाता था, तो जनरली एक चीज कह दी जाती थी, इट इज अ इंटरनल इशू बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी आतंकवाद जो है, टेररिज्म इज नॉट अ ग्लोबल प्रॉब्लम। तब क्या माना जाता था? टेररिज्म इज अ प्रॉब्लम बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। अरे बात समझ में? लेकिन आपको याद है कि जब 2001 में, याद आ रहा होगा इंसिडेंट, 11 सितंबर 2001, जब अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड टावर पर टेररिस्ट अटैक हुआ, ओसामा बिन लादेन, तब अमेरिका को पता लगा कि टेररिज्म इज एन इंटरनेशनल इशू और प्रॉब्लम्स बिटवीन द इंडिया एंड पाकिस्तान। और तब जो राष्ट्रपति थे अमेरिका के, बुश, उन्होंने दिया आतंक के विरुद्ध युद्ध का नारा, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म। तो जब टेररिज्म वर्ल्ड के हर कोने में फैल गया है, हर कंट्री उससे परेशान है, केवल उसके जो उसको पन पा रहा है, ठीक है, हर कंट्री उससे परेशान है, तो ये जो टेररिज्म का कंसेप्ट था, जो टेररिज्म केवल इंडिया 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 के लिए बोला जाता था, अब क्या हो गया है? इट बिकम्स एन इंटरनेशनल टेररिज्म। विश्व का हर देश परेशान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आतंकवादी घटना कर ही देते हैं। अरे बात समझ में? तो ये डिफरेंस था इंटरनेशनल टेररिज्म और टेररिज्म में। आज के सिनेरियो में बात करें तो टेररिज्म is international terrorism, it means it is a global problem। क्लियर? उसके बाद देखिए दूसरा, अगर हम थ्रेट देखें तो दूसरा है ह्यूमन राइट्स। ये जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है वो डिमांड करता है ह्यूमन राइट्स को सिक्योर करने के लिए। ये भी हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा है, मैंने आपको बताया था राइट्स क्या होते हैं। राइट्स होते हैं डिमांड ऑफ द इंडिविजुअल, सपोर्ट्स बाय द सोसाइटी एंड प्रोटेक्ट बाय द गवर्नमेंट। फिर हमने पढ़ा था कि फंडामेंटल राइट्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है और एक कंट्री हमें उनकी सिक्योरिटी देती है, हमारी कंट्री में। लेकिन जब हम ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं तो ये जो ह्यूमन राइट्स का मतलब क्या है? ऐसे राइट्स जो आपको आपके पैदा होने के साथ ही मिल गए, है ना, बॉर्न विथ यू। क्यों? क्योंकि एज ए ह्यूमन आपने इस धरती पर जन्म लिया है, तो बाय बर्थ ये राइट्स आपको मिलने चाहिए। इसमें किसी कंट्री का इंटरफेरेंस, किसी गवर्नमेंट का, ये सब जरूरी नहीं है। और शायद आपको याद भी हो, ह्यूमन राइट्स की डिक्लेरेशन की गई थी 10 दिसंबर 1948 को इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूएनओ इज एन ऑर्गन ऑफ द यूएनओ।
that try to maintain economic and social relations with neighboring countries or other all over countries of the world। 54 इसमें मेंबर्स हैं, ठीक है। तो ह्यूमन राइट्स की क्या बात की जा रही है कि जो नॉन ट्रेडिशनल नोशन है वो ये डिमांड करता है कि व्यक्ति के ह्यूमन राइट्स भी क्या होने चाहिए, सिक्योर होने चाहिए। हेल्थ पेंडेमिक्स, और अब तो शायद बच्चे बच्चे को पता हो, एक पेंडेमिक से हम लोग जूझे हैं 2020-21 में, जिसका नाम था कोरोना। अब आप खुद सोचिए, जब कोरोना वर्ल्ड में आया, क्या ये पॉसिबल था कि एक इंडिविजुअल कंट्री उससे निपट ले? सारी विश्व की कंट्रीज को साथ आना पड़ा। भारत ने काफी सारे अपने नेबरिंग कंट्रीज को फ्री वैक्सीन प्रोवाइड करवाई, हमारी कंट्री में लोगों को फ्री लगी। आप सोचिए, क्या ऐसा संभव था कि हम कहें कि नहीं, कोरोना हमारी इंडिविजुअल प्रॉब्लम है, आप इंटरफेरेंस मत करिए, हम निपट लेंगे? नहीं हो पाता। जब साथ आया, पूरा विश्व साथ आया, तो हमने इतने बड़े, आप मान लीजिए कि इतना बड़ा हादसा ही मान लीजिए इसको, कि इतनी बड़ी जो घटना हुई उससे हम लोग निकल पाए। ऐसा नहीं है कोई मिसहैपनिंग्स नहीं हुई, जिनके साथ हुई उनके लिए बहुत बुरा था। जो निकल गए वो भगवान को शुक्रिया अदा करते हैं कि हम उस सिचुएशन से निकल गए। तो हेल्थ पेंडेमिक्स से सिक्योरिटी भी कौन बात करता है? नॉन ट्रेडिशनल। यानी अगर कहीं पर हेल्थ पेंडेमिक्स आया हुआ है तो सारी जो वर्ल्ड की कंट्रीज हैं वो सब एक हो, इसको ग्लोबल प्रॉब्लम माने और ग्लोबल सिक्योरिटीज को प्रोवाइड करा जाए। उसके बाद ग्लोबल पॉवर्टी, गरीबी जो है विश्व में, उसको कम करने का प्रयास किया जाए। ऐसा नहीं हो रिचर बिकम्स रिचर एंड पुअर बिकम्स पुअर। कुछ ऐसा रास्ता निकाला जाए कि जो पॉवर्टी है उसको कम किया जाए, ताकि उस कंट्री का डेवलपमेंट हो सके और हर पीपल, देखिए मैंने बताया ना, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी हर उस थ्रेट्स के अगेंस्ट है जो ह्यूमन लाइफ की एग्जिस्टेंस को रोक रहा है, चाहे वो एक कंट्री से रिलेटेड हो, चाहे वर्ल्ड से रिलेटेड हो। तो जो पॉवर्टी की हम बात कर रहे हैं, अगर पॉवर्टी है तो आप एक गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे जी सकते हैं? और इस थ्रेट से सिक्योरिटी कौन सा नोशन बात करता है? नॉन ट्रेडिशनल नोशन। और है माइग्रेशन। इट मींस एक पीपल का अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाना। इसमें देखिए आपके बुक में 3 तरह से दिए हुए, एक है माइग्रेट पीपल्स, दूसरा है रेफ्यूजीज, और तीसरा है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स। तीनों में माइन्यूट डिफरेंस है। देखिए क्या बात है बेटा। माइग्रेट पीपल्स वॉलंटरी लीव देयर होम कंट्री बिकॉज ऑफ जॉब और स्टे। Refugees, people displaced because of war, natural disaster, etc. Internally displaced peoples, Kashmiri Pandit. Peoples leave their home but remain within national border. शायद आपको समझ में आया हो। माइग्रेशन जो प्रॉब्लम है ये भी एक ग्लोबल प्रॉब्लम है और कंट्रीज मिलकर इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। एक देश के लोग दूसरे देश में जा रहे हैं, लेकिन 2 टाइप्स बताए। एक बताया माइग्रेट होना और दूसरा बताया रेफ्यूजीज। माइग्रेट पीपल्स कौन से हैं? जो जॉब के लिए या आप कह सकते हैं स्टडीज के लिए अपनी का, जैसे मान लीजिए आप पढ़ रहे हैं, आपका मन है कि मैं अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आप पढ़ने गए, तो आपने अपनी इच्छा से वहां गए हैं और एक पर्टिकुलर छोटे पीरियड के लिए गए। आपको पता है आप कितना टाइम जाएंगे और कितने टाइम बाद वापस आ जाएंगे, और लीगली आप गए। ऐसा नहीं है कि आपका मन किया, बैग उठाया और पहुंच गए यूनिवर्सिटी में। नहीं, आप लीगली जाएंगे, आपके डेटाज बनेंगे, पासपोर्ट बनेगा, वीजा बनेगा, चेक किए जाएंगे डॉक्यूमेंट्स, आपको परमिशन दी जाएगी, तब आप जाएंगे। आई यहाँ तक बात समझ में? ऐसा होता है तो उसे क्या कहा जाता है? माइग्रेट कहा जाता है। रेफ्यूजीज का मतलब सडन आपको ट्रांसफर होना पड़े फ्रॉम वन कंट्री टू दी अनदर। और रीजन क्या है? वॉर हो गई, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कहीं पर राजनीतिक अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए लोग छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है, जैसे रोहिंग्या की हम बात करें, चकमा शरणार्थियों की हम बात करें, ये सब क्या है? ये शरणार्थी हैं। अरे बात समझ में? तो रिफ्यूजीज का मतलब क्या हो गया कि पीपल डिस्प्लेस्ड हो रहे हैं अपनी प्लेस से, लेकिन वो किसी नेचुरल डिजास्टर और वॉर के कारण वो अपनी इच्छा से अपना घर नहीं छोड़ रहे। उनके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं हुई है और उनको ये भी नहीं पता कि वो कब वापस लौट कर आएंगे। तो ये डिफरेंस है किसमें? माइग्रेट पीपल्स में और रिफ्यूजीज में। माइग्रेट अपनी इच्छा से जाते हैं, लीगल प्रोसेस से जाते हैं, और मेन मोटिव होता है जॉब और स्टडी। रिफ्यूजीज अपनी इच्छा से नहीं जाते जनरली। कोई वॉर हो गया, नेचुरल डिजास्टर, अपने घर को कौन छोड़ना चाहेगा, तो वो अपना प्लेस छोड़कर जाते हैं। इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल मतलब देखिए यहां पर बाउंड्री क्रॉस कर रहे हैं, वो अपने होम कंट्री को छोड़कर किसी दूसरे कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन जब इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल्स की बात की जाती है तो वो अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में नहीं जा रहे, लेकिन हाँ उसी कंट्री के अंदर अपने जो होम है उसको छोड़कर कहीं और डिस्प्लेस्ड हो गए किसी भी पर्टिकुलर रीजन से। जैसे हम बात करते हैं कश्मीरी पंडित का, आपकी बुक में यही एग्जाम्पल दिए हुए हैं। कश्मीरी पंडित को आपने देखा होगा, भी मूवी भी बनी है,
ठीक है, मुझे मूवी का नाम याद नहीं आ रहा, अनुपम खेर वगैरह है उसमें, मूवी भी बनी है उसके ऊपर। तो फिर क्या है उसमें कि द कश्मीर फाइल्स, तो मूवी बनी है, तो उसमें भी क्या दिखाया गया कि जहां वो रह रहे हैं, जहां उनका होम है, तो जब उनको टॉर्चर किया गया, उनको परेशान किया गया, तो वो छोड़ छोड़ के भारत के और राज्यों में आकर बसने लगे। तो यानी उन्होंने भारत की सीमा से बाहर नहीं निकले, भारत की बॉर्डर उन्होंने क्रॉस नहीं करी, लेकिन भारत में ही अपने जगह को छोड़कर दूसरी जगह हुए, उन्हें क्या कहा जाता है, इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल। कश्मीरी पंडित पीपल्स लीव देयर होम बट रिमेन विद इन दी बॉर्डर, विथ नेशनल बॉर्डर। ठीक है, तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखी हैं थ्रेट्स। कौन से थ्रेट्स? जो डिमांड करते हैं सिक्योरिटी की, और किस तरह के थ्रेट्स में आते हैं, नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स में आते हैं। और नॉन ट्रेडिशनल थ्रेट्स के अगेंस्ट जो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए उसे नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कहा जाता है। टेररिज्म, इंटरनेशनल टेररिज्म, हंगर भी आ सकता है इसमें, ह्यूमन राइट्स, हेल्थ पैंडेमिक, ग्लोबल पॉवर्टी और माइग्रेशन। क्लियर, ये क्या थे थ्रेट्स दैट आर कंसिडर्ड इन नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। उसके बाद देखिए आपको जो बुक में एक और टॉपिक दिया है, दैट इज व्हाट आर द सिक्योरिटी टेक्निक्स ऑफ द इंडिया। यानी इंडिया ने अपनी सिक्योरिटी में किन किन कंपोनेंट्स को इंपॉर्टेंस दी है, या इंडिया जब सिक्योरिटी की बात करता है तो उसके मेन एस्पेक्ट्स क्या हैं। देखिए, अगर हम इंडिया की बात करें या किसी भी कंट्री की सिक्योरिटी की बात करें, तो जितने भी थ्रेट्स हमने पढ़े हैं, वो कंट्री, उसकी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि उसके सिटीजन्स को, अगर इंडिविजुअल प्रॉब्लम है और ग्लोबल प्रॉब्लम है, तो वर्ल्ड के हर व्यक्ति को सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। आ रही है तक बात समझ में? लेकिन अगर हम इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी की बात करें, तो देखिए एक बार तो हम करके आ चुके हैं। किसमें? हमने करा था न्यूक्लियर टेस्ट में। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किए, क्यों किए? किसी को डराने के लिए, किसी को धमकाने के लिए, या उनका यूज करने के लिए? नहीं, इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट करे अपनी सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। विश्व गुरु है ना, भारत को हम क्या कहते हैं? विश्व गुरु कहते हैं। यानी ये बताने के लिए कि भारत किसी से भी पीछे नहीं है। अगर आप एक उंगली करोगे तो हमारे पास भी भैया न्यूक्लियर है, सोच समझ के हमसे बिहेव करना। ठीक है, यानी आप क्या बता रहे हैं? अपनी पावर बता रहे हैं। तो देखिए हर कंट्री अवेयर रहता है अपनी कंट्री की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए, और हर उस थ्रेट्स को दूर करने के लिए जो वहां के पीपल्स की गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ और ह्यूमन एग्जिस्टेंस को कहीं ना कहीं चोट पहुंचा रहा हूं। क्लियर बच्चों? अब हम क्या देख रहे हैं? देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स इन इंडियन सिक्योरिटी। अगर हम इंडिया की बात करें बेटा, तो इंडिया फेस बोथ टाइप्स ऑफ द थ्रेट्स, ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल। भारत ने दोनों तरह के डरों से सामना किया है। यानी अगर हम ट्रेडिशनल की बात करें तो वॉर, है ना, भारत ने बहुत तरह की वॉरों से सामना किया, जैसे मैंने अभी आपको बताया। अगर हम इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान में 4 डिक्लेयर्ड वॉर हो चुकी हैं। डिक्लेयर्ड, छुटपुट तो चलती रहती है। 1948, 1965, 1971 और 1999, ये याद रखना है आपको, पूछा गया आपसे। और ये भी पूछा जाता है पर्टिकुलर वॉर किस कारण से हुई। 1948 में वॉर हुई रिगार्डिंग द कश्मीर, मर्जिंग ऑफ द कश्मीर, राजा हरि सिंह। 1965 में वॉर हुई कच्छ के रण को लेकर, और इसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था। 1971 की वॉर हुई बांग्लादेश को फ्री करवाने के लिए, इसके बाद शिमला समझौता हुआ। और 1999 की वॉर हुई कारगिल कन्फ्रंटेशन, आपने पढ़ा था। परवेज मुशर्रफ फिर मिलिट्री गवर्नमेंट लेकर आए थे नवाज शरीफ को, पाकिस्तान से सत्ता से उन्होंने बेदखल किया था। और इसी पीरियड के बीच में 1962 में चाइना ऑल्सो अटैक्स ऑन द इंडिया, चाइना ने भी भारत पर अटैक किया। तो देखिए अगर हम भारत की बात करें तो भारत ने ट्रेडिशनल थ्रेट्स भी फेस किए हैं, जैसे वॉर। ठीक है, दूसरा हमने क्या देखा? नॉन ट्रेडिशनल टेररिज्म। ये तो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। भारत ने जितना आतंकवाद की त्रासदी सही है, शायद किसी और ही देश ने सही हो, लेकिन ये कहते हुए अच्छा लगता है कि भारत ने बहुत ही सक्सेसफुली इस टेररिज्म को चैलेंज किया है। अगर आप परसों का ही न्यूज़पेपर देखें तो आपको पढ़ के खुशी होगी कि जो, मुझे एग्जैक्ट डेटा याद नहीं है, लेकिन जहां तक मैं सही हूं कि मेन 44 टेररिस्ट भारत ने डिक्लेयर किए हैं, जिनमें से 22 टेररिस्ट मारे जा चुके हैं। ये क्या है? एक ग्रेट अचीवमेंट है। यानी हमें पता है कि ये टेररिस्ट इन फ्यूचर और इन प्रेजेंट
हमारे लिए कितना खतरा है, और थ्रेट्स है तो थ्रेट्स को तो खत्म करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर हम हमारे इंडियन सिक्योरिटी की बात करें तो इंडियन सिक्योरिटी पॉलिसी में 4 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स बने हुए हैं, यानी इन पे जोर देके, इनको वैल्यू देके भारत की सिक्योरिटी को क्या करना है, डेवलप करना है, उसको बनाए रखना है। देखिए सुनिए क्या क्या है। स्ट्रेंथनिंग इट्स मिलिट्री कैपेबिलिटीज, सिंपल सी बात, अगर आपको इन थ्रेट से बचना है, वॉर से, इनसे, तो आपको आपकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाना पड़ेगा। और आज के पीरियड में यदि हम देखें तो इंडिया इस चीज पे बहुत ध्यान दे रहा है, और आपने देखा हो तो हम अमेरिका से भी कुछ कुछ मंगा रहे हैं, हम रशिया से भी परचेज कर रहे हैं, सब जगह से हम परचेज कर रहे हैं, और हमारी सेना के हाथों में हम मजबूत हथियार दे रहे हैं कि आप डरने की जरूरत नहीं। और ये जो डर है, और आपको पता है हम पढ़ चुके हैं कि ये चीजें एक डिटरेंस तैयार करेंगी इंडिया के लिए, है ना। प्रिवेंट दी वॉर, सामने वाला 100 बार नहीं 1000 बार सोचेगा, नहीं नहीं इंडिया को तो रहने दे। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा सिक्योरिटी के लिए, सबसे जरूरी बात क्या है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को एनलार्ज करना पड़ेगा, जैसे इंडिया ने किया 1974 एंड 1998, 2 न्यूक्लियर टेस्ट किए, इंदिरा गांधी, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, 1998 अटल बिहारी वाजपेयी, ऑपरेशन शक्ति, याद है आपको, ये हमने न्यूक्लियर पॉलिसीज में पढ़ा था। दूसरा क्या है, स्ट्रेंथनिंग इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बने हुए हैं उनकी पावर एनलार्ज करे और उनमें अपनी पावर को स्ट्रेंथ करे, अपनी पावर को बताए कि हाँ इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का मैं मेंबर हूं तो आपको बहुत फायदा है, मैं एक स्ट्रेंथ कर रहा हूं उसको, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की पावर को एनलार्ज कर रहा हूं, मेरा रोल इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में बहुत अच्छे से प्ले होगा। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंज विद इन दी कंट्रीज, यानी सिक्योरिटी चैलेंज को लेकर जो भी डाउट्स हैं, जो भी थ्रेट्स हैं, जो भी है, मिलें, डिस्कस करें, सॉल्यूशन निकालें। वही बात, ग्लोबल प्रॉब्लम्स हैं तो ग्लोबल सॉल्यूशंस के लिए सब करना पड़ेगा। एंड इंपॉर्टेंट, डेवलपिंग वास्ट इकोनॉमी, ये सब करना है, और ये सब कब होगा, जब आपके हाथ में पैसा होगा। अरे बात समझ में, पैसा बहुत जरूरी है, तभी आप अपने सोचों को क्या कर सकते हैं, एक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हमारे प्यारे प्यारे बच्चे इतने मेहनत कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, क्यों, ताकि एक आप अच्छी जगह रेपुटेट हो, अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनाए। और जब आप अपने आप को इकोनॉमिकली स्ट्रांग बना लेंगे तो मानिएगा आपकी इंडिपेंडेंस आपकी मुट्ठी में होगी। क्लियर, अगर हम इकोनॉमिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं तो क्या होता है, हमारी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाती है। आपको अपनी लाइफ अपनी मर्जी से जीनी है तो आपको इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है बेटा। आई बात समझ में। तो ये क्या है आपका इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी के कंपोनेंट्स हैं। इंडिया ने दोनों तरह के प्रॉब्लम्स को फेस किया है, दोनों तरह के थ्रेट्स को फेस किया है, चाहे वो ट्रेडिशनल हो एज अ वॉर, चाहे वो नॉन ट्रेडिशनल हो एज अ टेररिज्म। इन सब से लेसन लेते हुए इंडिया ने सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट डिसाइड किए। 4 मेन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने डिस्कस कराए। सबसे पहला कि अपनी जो है सिक्योरिटी है, जो मिलिटेंट है, उसकी कैपेबिलिटीज को एनलार्ज किया जाए, न्यूक्लियर टेस्ट करें, हथियार लाएं, जो भी अच्छी से अच्छी नई टेक्नोलॉजी है वो हमारी सेना को, हमारी मिलिट्री को क्या की जाए, प्रोवाइड की जाए, ताकि लास्ट मोमेंट पे ऐसा नहीं हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये होता तो हम कर देते, ये होता तो हम कर देते, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो स्ट्रेंथ है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, जितने भी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस है वर्ल्ड की पीस मेंटेन करने के लिए जो काम कर रहे हैं उनकी पावर्स को एनलार्ज किया जाए, ताकि वो अपने काम को बहुत और अच्छे से कर सके। किसी पर्टिकुलर कंट्री की, किसी पर्टिकुलर ग्रुप की वहां पर डोमिनेंस ना हो। मीटिंग सिक्योरिटी चैलेंजेस विद इन द कंट्री, जो कंट्रीज हैं वो सिक्योरिटी चैलेंज के लिए मीटिंग करें, डिस्कस करें, और जो भी हैं चैलेंजेस उनको फाइट करें। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, डेवलपमेंट वास्ट इकोनॉमी, यानी इन सब कामों के लिए जरूरी क्या है कि आपके पास पैसा होना चाहिए और आप अपनी कंट्री की जो इकोनॉमी है उसको और डेवलप करें। ठीक है, तो देखिए बेटा, ये था हमारा एक और चैप्टर, दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इसमें हमने सिक्योरिटी का मीनिंग पढ़ा। मीनिंग क्या है आपका, सिक्योरिटी डिमांड्स फॉर द फ्रीडम फ्रॉम थ्रेट्स। फिर हमने 2 नोशंस पढ़े सिक्योरिटी के, एक ट्रेडिशनल और दूसरा नॉन ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल नोशन बात करता है सिक्योरिटी इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स के, और ये कंट्री का इंडिविजुअल सब्जेक्ट है, और उस कंट्री का मेन मोटिव अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना होता है। नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक ग्लोबल कंसेप्ट है, एक ग्लोबल सिक्योरिटी है, एक ह्यूमन सिक्योरिटी है, क्योंकि ये बाउंड्री से बंधी हुई नहीं है। ये मिलिटेंट थ्रेट और एक कंट्री से बाहर जाकर बात करती है। इसका मोटिव
किसी कंट्री को, किसी स्टेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना नहीं है। इसका मोटिव है इस दुनिया में रहने वाले हर ह्यूमन बीइंग को सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाना। अगर हम ट्रेडिशनल नोशन की बात करें तो ट्रेडिशनल नोशन वॉर, टेररिज्म, इन सब के अगेंस्ट बात करता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऐसे ऐसे थ्रेट्स की बात करता है जो ह्यूमन लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ के में कहीं ना कहीं एक ऑब्स्टिकल की तरह काम करता है। इन ट्रेडिशनल नोशन है वो वॉर और सेपरेटिस्ट मूवमेंट की बात करता है, जबकि नॉन ट्रेडिशनल जो मोशन है वो पॉवर्टी, हंगर, टेररिज्म, हेल्थ पेंडेमिक्स, माइग्रेशन, इन सबको थ्रेट्स मानकर चलता है। ट्रेडिशनल नोशन डिटरेंस, डिफेंड, बैलेंस ऑफ पावर और अलायंस बिल्डिंग की बात करता है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मोशन मीटिंग्स की, मिलिटेंट कैपेबिलिटी बढ़ाने की, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन लार्ज करने की, पावर स्ट्रेंथ करने की, ठीक है, इकोनॉमी को डेवलप करने की, इन सब तरह के कॉपरेशन की बात करता है। तो ये कौन हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, दैट इज सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। इसमें से जो जनरली क्वेश्चंस बनते हैं वो आपसे मीनिंग पूछा जाता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक्योरिटी। आपसे मीनिंग पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी, व्हाट इज द डिफरेंस, दो डिफरेंसेस याद रखना है आपको, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ द सिक्योरिटी। डिफेंड का मीनिंग पूछा जाता है, डिटरेंस का मीनिंग पूछा जाता है, बैलेंस ऑफ पावर का पूछा जाता है, अलायंस बिल्डिंग का पूछा जाता है। ये पूछा जाता है बाय सरेंडर इज नॉट कंसिडर्ड ए पॉलिसी, हम कर चुके हैं, ठीक है। फिर आपसे पूछा जाता है ऐसे थ्रेट्स के नाम लिखिए जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी में कंसिडर होते हैं। और लास्ट आपसे पूछा जा सकता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि इंडिया की सिक्योरिटी पॉलिसी के कंपोनेंट क्या है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। अब मिलेंगे हम एक नई क्लास में नए चैप्टर के साथ, और हमेशा की तरह वही बात, पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारे बच्चों को कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज कमेंट करिए, लिखिए, कोई डिमांड है, कोई क्वेश्चन है, बिल्कुल लिख के भेजिए। आपका कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कमेंट करिए, हम डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाएंगे। लगे रहिए अपनी तैयारी में। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल द एग्जाम एंड गुड फ्यूचर। हैव अ गुड डे, गुड बाय।